पिछले पीरियड में देखा था हमने डार्विन की किताब, डार्विन की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1959 में ये पब्लिश हुई थी ये बुक। तो इस बुक में जो उसने अपने जो सिद्धांत दिए थे वो उसके मुख्य रूप से सिद्धांत तीन थे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब स्पेसिएशन। ये तीनों सिद्धांत कुछ फैक्ट्स पे आधारित थे। वो फैक्ट्स क्या थे? जो फैक्ट्स थे टेंडेंसी टू ओवर प्रोडक्शन, यानी कि प्रत्येक जीव में ये उनकी वो होती है, प्रत्येक जीव में उनकी प्रत्येक जीव की ये टेंडेंसी होती, प्रवृत्ति होती कि अपनी संख्या बहुत अधिक ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ये उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये देखो कि इसमें डार्विन ने कहा, डार्विन अगेन पॉइंटेड आउट दैट द मोर क्रिएचर आर बोर्न देन दे कैन सर्वाइव। ठीक है, जितने सर्वाइव ना कर सकते उससे भी ज्यादा उनकी क्या होती है कि उनकी अपनी वो उत्पन्न, अपनी जो संतानें उत्पन्न करने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अगर यदि उनके जो जितने भी जीव मतलब जितने भी उनकी संतानें हैं अगर वो जीवित रहें, वो उनकी डेथ ना हो, तो कल्पना करो कि उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं आपको। जैसे वो है फेशियोला हिपेटिका का जो फेशियोला हिपेटिका का जो होता है वो एक बार में एक लगभग 1 करोड़ के आसपास अंडे देता है। यानी कि कितने हो गए, मतलब सोचो एक सीजन में एक बार में 1 करोड़ अंडे यानी 10 मिलियन अंडे देता है, और एक अंडे से 1110 नए फेशियोला बनते हैं। आप उसकी लाइफ साइकिल उठा करके देखिए, जो सर्केरिया मेटा सर्केरिया जो लार्वा, उसके रेडिया लार्वा, मतलब उसके जो मीरासीडियम से स्पोरोसिस, स्पोरोसिस से सर्केरिया, सर्केरिया से मेटा सर्केरिया जो बनते मतलब स्पोरो से मीरासीडियम से स्पोरोसिस, स्पोरोसिस से रेडिया, रेडिया से सर्केरिया और फिर मेटा सर्केरिया जो लार्वा अवस्था होती है। इन लार्वा अवस्थाओं में आप देखिए कि उसमें जो प्रत्येक लार्वा अवस्था में हर एक लार्वा जो होता है वो 10-10 नए लार्वी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो एक मतलब एक अंडे से, एक मीरासीडियम से एक 1110 है ना, 1110 के आसपास उसमें क्या होते हैं वो नए वो बन सकते हैं, नए फेशियोला हिपेटिका बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखो अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में कोई भेड़ बचेगी ही नहीं। सारी भेड़ें जो होंगी उनको उनके लीवर में जो वो है फेशियोला हिपेटिका की, जो फेशियोला हिपेटिका का इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि वो सारी भेड़ें जो होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना। तो वैसे ही मक्खियों को देखो, अगर मक्खियों को केवल 3 महीना जीवित रहने दिया जाए तो उनकी संख्या मालूम है कितनी हो जाएगी? 3 अरब से ज्यादा हो जाएगी। सोच लो कितनी, 3 अरब से भी ज्यादा। तो सब जगह मक्खियां ही मक्खियां होंगी, ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार देखें हम कि अगर जो जिनकी फेकेंडिटी बहुत ज्यादा है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन जिनका बहुत ज्यादा है, खरगोश का मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको कि खरगोश जो है वो अगर एक जोड़ी खरगोश रख दिया जाए एक जगह पे, तो उसमें अगर देखा जाए उनको, तो अगर 10 साल उनको रहने दिया जाए, केवल 10 साल अगर सारे खरगोश जीवित रह जाते हैं, तो वहां पर मनुष्य के रहने के लिए ना कोई जगह बचेगी और न ही कोई पेड़ पौधा बचेगा, सब वो चट कर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जो माल्थस का जो ऐसे था, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू दैट द पॉपुलेशन इंक्रीजेस जियोमेट्रिकली वाइल रिसोर्सेज आर इंक्रीज एरिथमेटिकली, यानी जो जनसंख्या जो होती है वो कैसी बढ़ती है? जनसंख्या बीजगणितीय घातांकी रूप से बढ़ती है, जबकि जो उसके जो रिसोर्सेज हैं यानी भोजन और जो आवास जो है और प्रजनन की जो मतलब भोजन और आवास जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो उससे अंगगणितीय मतलब 1 2 3 4 देखो कैसे होता है। जनसंख्या जो बढ़ती है वो 2 4 8 16 32 64 128 है ना, ऐसे बढ़ती जाती है। और जबकि जो रिसोर्सेज हैं, जो भोजन है या आवास है, उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी बढ़ती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो ये है मतलब उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा, है ना।
जब कंपटीशन है, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि पैरामीशिया है, रैबिट हो गया, लीवर फ्लू हो गया, है ना। दीज कैन प्रोड्यूस, लीवर फ्लू में फेशियल हेपेटिका में प्रत्येक 1 से 1110 यंग लीवर फ्लू हो सकते हैं, ठीक है। वैसे रैबिट जो होता है वो एक बार में 6 बच्चे देता है, ठीक है, और एक बार में 4 बार वो बच्चे देता है। तो अब सोचो कितना होता चला जाएगा ये संख्या, है ना। अब हम देखते हैं जैसे जो एलिफेंट है जिसका कि एक मतलब उसके जीवन काल में वो क्या करता है कि उसके जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे देता है वो। अगर यही उनको 750 साल तक जीवित रहने दिया जाए तो 1,90,000 हाथी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संख्या है वो इतनी ज्यादा मतलब जो प्रोडक्शन होता है फिकंडिटी की जो प्रवृत्ति होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जैसे कॉड फिश जो है, वो कॉड फिश जो होती है 1 साल में 1 मिलियन अंडे देती है। यदि सारे के सारे अंडे फिशेज में डेवलप होते चले जाएं तो पूरा एटलांटिक महासागर है ना वो कॉड फिश से भर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है जब बहुत अधिक मात्रा में जब संख्या बहुत बढ़ने लगती है तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। अब ये कंपटीशन 2 प्रकार से होता है। क्या कंपटीशन? अब कंपटीशन किस लिए होता है? कंपटीशन मुख्य रूप से 3 चीज के लिए होता है। पहला आवास, दूसरा भोजन और तीसरा प्रजनन, ठीक है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, याद रखना। तो जो ये है कंपटीशन है तो वो सबसे पहले आवास के लिए, फिर भोजन मतलब भोजन के लिए, आवास के लिए और प्रजनन के लिए। तो अब ये इसमें देखो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है कि जो एंटीलॉप्स होते हैं यानी बारहसिंगे जो होते हैं, ठीक है। अब ये बारहसिंगे जो हैं ये इनमें देखो आप कि जो जैसे हिरण ने बच्चा दिया, बारहसिंगा ने बच्चा दिया, तो उसमें कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे मजबूत होते हैं। जो बच्चे मजबूत होते हैं वो कमजोर बच्चों को धक्का दे करके माँ का ज्यादा दूध पी लेते हैं। तो जो ज्यादा दूध पी लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या होते जाते हैं? मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि भोजन ज्यादा कर रहे हैं। जिनको दूध कम मिलता है वो कमजोर हो जाते हैं। जो कमजोर हो जाते हैं वो दूसरे शिकारियों जैसे हाइना है, जंगली कुत्ते हैं या बाघ हैं, शेर हैं, उनके शिकार हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। जो मजबूत होते हैं वो तेजी से भाग जाते हैं, तो वो अपने आप को बचा लेते हैं। वैसे ही आप देखो कि जैसे इसमें देखो बिल्ली या कुत्ते, आपके घर में आपने कुत्ते या बिल्ली पाला होगा तो उसमें देखो देखे होंगे कि कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बच्चे बड़े होते हैं आकार में। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों के हिस्से का भी दूध पी जाते हैं, है ना, माँ से। तो ये उनमें देखने को मिलता है हमको। तो ये कहलाता है इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन। एक ही प्रजाति के भीतर आपस में जो कंपटीशन होता है वो इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन होता है। तीसरा जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए उसमें अधिकांशता ये होता है कि नर जो जंतु होता है, नर जो होता है वो मादा से प्रजनन के लिए अपने क्षेत्र में उपस्थित जो दूसरे नर होते हैं उनको क्या करता है, वो वहां से मार के भगा देता है। या तो लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद उनको भगा दिया जाता है, ठीक है। तो या तो एक मर जाता है या ये हार के भाग जाता है। जैसे एक जंगल में एक ही शेर होता है, एक से ज्यादा शेर नहीं होंगे। या जैसे वो है लॉयन जो होता है, लॉयन का जो प्राइड होता है, प्राइड में एक बड़ा लॉयन जो होता है वो मुखिया होता है, बाकी के जो लॉयन होते हैं वो छोटे छोटे उसके सब उसके साथ में शिकार करने वाले रहते हैं, लेकिन वो जो रहते हैं वो लॉयन के अंडर में रहते हैं। कई बार आपने जो खासकर बरसात के मौसम में जो नाग पंचमी के आसपास आपने सांप को प्रणय करते देखा होगा। आपको ऐसा लगता है कि नाग नागिन जो है वो प्रणय कर रहे हैं, वास्तव में नाग नागिन प्रणय नहीं कर रहे होते। वो दो नर सांप जो होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं अपने डोमिनेशन के लिए। इसके लिए जो फीमेल जो है उसके साथ संसर्ग के लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक। अब उसके बाद इंटर स्पेसिफिक। अब एक ही प्रकार के मतलब एक नीचे वाले यानी जिनका भोजन का जो वो है, जिनके जिनके भोजन का जो एक प्रकार का जो भोजन है जैसे शाकाहारी जंतु है, तो अब एक जंगल में नील गाय भी रह रही है, हिरण भी है, बारहसिंघा भी है ना। तो ऐसे शाकाहारी जंतु हैं। ये सारे शाकाहारी जंतु जो हैं वो क्या कर रहे हैं, घास खाते हैं। हाँ, तो अब जैसे इनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा। एक प्रकार के जो मांसाहारी जंतु हैं जैसे कि फॉक्स हो गया, है ना, जैकाल हो गया, हाइना है, जंगली कुत्ते हैं, टाइगर है या चीता है। तो ये जो ऐसे हैं इन लोगों में भी आपस में भोजन के लिए कई बार आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा होगा कि एक जैसे बाघ ने या टाइगर ने एक भैंसे को मारा, ठीक है ना, शिकार किया।
अब वो तो शिकार कर लिया, अब जो हाइना है या जंगली कुत्ते वो भैंसे का शिकार नहीं कर सकते क्योंकि भैंसा काफी बड़ा जानवर है, या दो चार शेर ने मिलकर के उसका शिकार कर दिया, तो अब क्या होता है, हाइना भी पहुंच जाएगा वहां पर और बहुत सारे हाइने मिलकर के वो टाइगर को वहां से भगा देंगे और उसका भोजन खा जाएंगे। तो ये कॉम्पिटिशन इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन हो गया। तो ये इस प्रकार से हमको मिलता है इसका एग्जाम्पल। अब जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन से उनके बीच में एक संघर्ष उत्पन्न होता है, ये संघर्ष कहलाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने आप को स्थापित करने के लिए जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में जीत के लिए उनमें आपस में जो स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष उत्पन्न होता है, इस संघर्ष को कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो होता है ये सिर्फ नेचर में ही नहीं है, आप सोसाइटी में भी देखिए स्ट्रगल फॉर कंपटीशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सोसाइटी में भी आपको मिलेगा। आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना, 400 स्टूडेंट हो आप लोग, तो 400 स्टूडेंट में सारे के सारे 90% नहीं है या सारे के सारे 75% नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट 80% है, कोई होते होते 45% तक भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना उसका नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये कहलाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इसके बारे में इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं कि इन एडिशन अल्फ्रेड वॉलेस इंडिपेंडेंटली यूज द कॉन्सेप्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस टू कम द थ्योरी इवोल्यूशन, लेटर टी.एच. हक्सले further developed the idea of the struggle for existence in 1853. ठीक है, Wallace first used the phrase struggle for existence when discussing this issue of slavery by 1855. Wallace had made connection between struggle for all population. अब इसको समझ लो इसको, क्योंकि जो डार्विन जो था वो ज्यादातर बीमार रहता था, वहां से जब वापस आया था बीगल से जब वापस आया 1936 में, तो उसने थ्योरी अपने काफी वर्क तो किया, लेकिन उसके साथ क्या है, ज्यादातर समय में बीमार रहता था, तो उसको उसका मित्र था टी.एच. हक्सले। ये हक्सले जो था, ये ज्यादातर डार्विन की जो थ्योरीज थी, ये डार्विन की थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन ज्यादातर हक्सले ही दिया करता था। और जो ये था वालेस जो था, उसने जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो वर्ड था, वालेस ने सबसे पहले अपने जो वहाँ इंडोनेशिया, बाली, जम्बू द्वीप वगैरह वहाँ पर उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना जो वहाँ पर उसने बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन किया था, तो वहाँ पर उसने जो देखा था, तो वहाँ पर उसने जो टर्म यूज किया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा फिट होगा, यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो जो सबसे ज्यादा अपने आप को वातावरण के अनुसार या उस कंपटीशन के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर पाएगा, वो ये कहलाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखो क्या क्या हुआ, बहुत अधिक जनसंख्या हुई, जनसंख्या होने से उनके बीच में कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होने से क्या हुआ, उनके बीच में स्ट्रगल हुआ, जब स्ट्रगल हुआ तो स्ट्रगल में जो जीता वही सिकंदर, यानी जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो सबसे ज्यादा योग्य होगा वो जीतेगा, जो जीतेगा तो उसको कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो जीवित रहेगा। बढ़िया, तुमको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि कॉकरोच है ना। अब कॉकरोच को देखो, ये कॉकरोच जो है वो पिछले 20 करोड़ साल से अनचेंज्ड है, बिल्कुल भी वो चेंज नहीं हुआ। मैं इसका आगे भी दूसरा एग्जांपल दूंगा आपको, अच्छा एग्जांपल दूंगा डायनासोर का। तो देखो 20 करोड़ साल से चेंज क्यों नहीं हुआ, कॉकरोच की कंडीशन देखो, कॉकरोच के साथ जो वो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो। कॉकरोच बिल्कुल एक चपटा सा प्राणी है, ठीक है, चपटा है तो इसका मतलब वो कैसे भी छोटी छोटी जगह पे जाके घुस सकता है, छोटी छोटी दरारों में रह सकता है, वो एक। दूसरा देखो उसका कलर भूरा या काले रंग का होता है, यानी जो जिन जगहों पे वो रहेगा उसके बैकग्राउंड में आसानी से छुप जाता है वो कलर के अनुसार। तीसरा उसको देखो कि उसकी जो वो है हेड में कंपाउंड आई होती है, जिससे एपोटिक और डिस्पोटिक विजन और दिन और रात में वो अच्छी तरह से देख सकता है। चौथी बात उसमें देखो कि उसके जो हेड है उसमें लंबे एंटेना होते हैं जो काफी सेंसरी होते हैं, वो एंटेना उसके शरीर की चौड़ाई से अधिक होते हैं, ताकि अगर वो किसी जगह पे चल रहा है तो उसके शरीर के आजू बाजू जो आने वाली चीजें पहले वो एंटेना से टच हो जाती है ना। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज देखो कि उसका शरीर जो होता है, हाँ,
पांचवी इंपॉर्टेंट चीज उसके जो हीमोसिल जो होती है, हीमोसिलोमिक जो कैविटी होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में वो फैट भरा होता है, फैट बॉडीज भरी होती है। तो ये जो फैट बॉडीज भरी होती है, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल तक की अगर उसको भोजन नहीं भी मिले तो उससे वो ऊर्जा प्राप्त करके वो फैट बॉडी के द्वारा अपना जीवन चला लेता है। ठीक है। इसके अलावा छठवीं चीज, उसके शरीर के ऊपर मोटी सी काइटिन की परत होती है। काइटिन एक बहुत इनेक्टिव केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये, और ये एक ऐसा इनेक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जो बहुत कम किसी से वो करता है, किसी बहुत कम किसी दूसरे एलिमेंट से या दूसरे पदार्थों के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके ऊपर बहुत कम असर होता है। काइटिन इतना मतलब प्रोटेक्टिव होता है कि जो रेडिएशन होता है अल्ट्रावायलेट का और रेडियो एक्टिविटी का जो रेडिएशन होता है उसको भी ये झेल सकता है। अब ये सोचो आप, 20 करोड़ साल में पूरी दुनिया बदल गई। 20 करोड़ साल के दौरान एम्फीबिया जो थे, वो एम्फीबिया का राज खत्म होकर के रेप्टिलिया का राज आ गया, रेप्टिलिया का राज खत्म होकर के मेमेलिया का राज आ गया, मेमेलिया में भी बहुत सारे मेमेलिया खत्म होकर के लास्ट में कौन बच गए? मनुष्य बच गए। लेकिन काकरोच जस का तस जैसा उस समय था आज भी वैसा ही है। ठीक है। कारण उसका, क्योंकि वो अपने आप को इतना अधिक एडॉप्ट कर चुका है, इतना ज्यादा अधिक एडॉप्ट कर चुका है कि अब उसमें एडॉप्टेशन के लिए, मतलब वातावरण के अनुसार, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को इतना ज्यादा एडॉप्ट कर चुका है कि अब उसमें एडॉप्टेशन के लिए और परिवर्तन बाकी नहीं बचा है, इतना ज्यादा एडॉप्ट कर चुका है। तुमको एक दूसरा बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, वो है मीसोजोइक एरा में डायनासोर्स का। ठीक है। अब देखो, सबने जुरासिक पार्क फिल्म सबने देखी होगी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, इंटरटेनमेंट था उसमें और बढ़िया दिखाया भी है। और अभी आजकल तो वो एक नया सिस्टम आ गया, वीआर सिस्टम, है ना, वीआर टेक्नोलॉजी आ गई। कांच में वो एक बड़ा सा कुछ रहता है, वो उसमें लगा लो, उसको इसको लगा लो। कैसे कैसे करते हैं उसको वीआर सिस्टम में? जो ये रहता है ना अपना, एक मतलब इसमें चेहरे में वो लगा लेते हैं, वो एक इतना बड़ा सा एक सिस्टम आता है, उसको कैसे लगा लेते हैं यहाँ पर, और उसको वो अपने डिवाइस से, मोबाइल से या कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं, तो सामने बिल्कुल 3D सब कुछ दिखता है। अभी जुरासिक पार्क फिल्म वीआर में आ गई है, यूट्यूब में उपलब्ध है, उसको देखना तुम, कितनी बढ़िया मजा आएगा उसको देखने में। तो जुरासिक पार्क फिल्म में आपने देखा होगा कि जो वो है अपने डायनासोर जो हैं, डायनासोर्स को आपने देखा होगा। तो ये जो डायनासोर्स हैं जुरासिक पार्क में, वो डायनासोर्स अपने समय में, यानी कि लगभग 15 करोड़ साल से लेकर के 7 करोड़ साल तक, यानी कि लगभग 8-9 करोड़ साल से पूरी दुनिया पे उन्होंने डोमिनेंट थे, राज किया। ठीक है। बड़े बड़े डायनासोर थे, टायरेनोसोरस रेक्स, ब्रांटोसोरस, है ना, ऐसे बहुत सारे, स्टेगीसोरस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डायनासोर थे। ये डायनासोर जो थे पूरी दुनिया भर में, सब जगह पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव थे और डोमिनेंट थे। डोमिनेंट किसको बोलते हैं? कि डोमिनेंट प्रजाति वो होती है जो किसी वातावरण में, किसी इकोसिस्टम में डोमिनेंट प्रजाति वो होती, वो इस उस इकोसिस्टम के दूसरे जीवों को प्रभावित कर सकें। ठीक है। ये डोमिनेंट होते हैं। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच डोमिनेंट स्पीसीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके होने और नहीं होने से दूसरी प्रजातियां प्रभावित नहीं हुई। लेकिन मनुष्य, मनुष्य एक डोमिनेंट स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य नहीं होगा तो प्रकृति, कहना चाहिए, बच जाएगी, क्योंकि हम लोग प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं ये तुम लोग सब जानते हो, कितना ज्यादा हम लोग नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का। चलो खैर ठीक है। तो ऐसे एक समय था, आज से लगभग 2 लाख साल पहले, जो बफेलोज थी, बफेलोज और काउस जो थी, वो डोमिनेंट स्पीसीज थी। आज हम लोग डोमिनेंट स्पीसीज हैं। ठीक है। तो जो उस समय जो ये थे ब्रांटोसारस और स्टेगीसोरस और टाइरोनोसोरस रेक्स वगैरह जो थे, ये बड़े बड़े डायनासोर थे। वो डायनासोर पूरी पृथ्वी पे राज कर रहे थे, इसलिए उसको गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल कहा गया। अब देखो क्या हुआ कि उस समय परिवर्तन हुआ, चाहे जलवायु भी परिवर्तन हुआ, चाहे उस समय कोई, हो सकता है कि उल्का पिंड आकर के टकरा गया हो, इस प्रकार से कोई घटना हुई हो जिसके कारण से जो पूरी पृथ्वी का तापमान जो था वो एकदम कम हो गया, बहुत कम होता चला गया। अब इनके साथ कंडीशन क्या थी डायनासोर्स के साथ में, कि डायनासोर जो थे वो उनके शरीर का तापमान, वो पाइकिलोथर्मी थे, उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बढ़ता था, वातावरण के तापमान के साथ घटता था। ठीक है।
तो ये दोनों चीज को ये टॉलरेट नहीं कर पाते थे। इस कारण से जब अगर तापमान घटा तो तेजी से घटा, तो क्या हुआ कि बाहर बर्फबारी हो रही है ना। अब बर्फबारी हो रही है मतलब तापमान माइनस में चला गया, और जो इनका जो माइनस में चला गया, तो जो ये है अपने डायनासोर इतने बड़े बड़े आकार को लेके कहाँ छुपेंगे, नहीं छुप सकते। तो जो बड़े बड़े डायनासोर थे वो क्या हुआ कि वातावरण के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। लेकिन वही जो छोटे छोटे डायनासोर थे, वो छोटे छोटे डायनासोर चूहे जैसे, बिल्ली जैसे जो छोटे आकार के थे, वो बिलों में चले गए और बिलों के अंदर रह करके वहां पर उन्होंने अपने आप को बचा लिया। जब आइस एज वगैरह खत्म हुआ तो उसके बाद जब बाहर निकले तो पूरे उनके दुश्मन जो थे वो खत्म हो चुके थे और वो फिर से फ्लोरिश हुए। ठीक है। तो जो अपने आप को जितना अधिक वातावरण के अनुसार अपने आप को एडाप्ट कर सकेगा वो सरवाइव करेगा। ठीक है, यानी वातावरण के अनुसार जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, यानी जो जीता वही सिकंदर। और जो जीता वही सिकंदर का मतलब क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि जो अपने आप को फिट रखा, सरवाइव किया, नेचर ने उसका सिलेक्शन किया, दैट इज कॉल्ड प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। जो अलग अलग प्रकार की जो वो थी वातावरण में जो परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को उसने रूपांतरित किया, परिवर्तित किया, एडॉप्ट किया। और वो एडॉप्टेशन जो था, वो एडॉप्टेशन क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ और वो स्थिर हुआ, स्टेब्लिश होकर के नई प्रजाति का निर्माण हुआ। वो जो डॉब्जनिस्की ने इसी चीज को ये कहा है कि वो जो अलग अलग जो वो था, जो कैरेक्टर्स थे, वो कैरेक्टर्स जीन में, एलील में, जीन पूल में अगर वो स्टेब्लिश हुए, स्थायी होकर के वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, तो उससे क्या हुआ, वो नेचुरल सिलेक्शन स्थायी हुआ। ठीक है। और नई प्रजाति का विकास हुआ, जो आगे देखेंगे। इसका बढ़िया एग्जाम्पल विस्टन बिटुलेरिया का मिलता है हमको। ये पेपर्ड मॉथ है। ठीक है। क्या हुआ कि जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में जब रेनेसा आया, ठीक है ना, यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया, तो औद्योगिक क्रांति भी हुई। औद्योगिक क्रांति के दौरान वहां पर ढेर सारी जो नई नई फैक्ट्रीज खुली, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल करके वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली, जिसके कारण से वहां पर प्रदूषण बढ़ा। तो पहले तो फैक्ट्रीज नहीं थी तो धुआं नहीं था। लेकिन जब फैक्ट्रीज खुली तो धुआं बढ़ा तो क्या हुआ कि वहाँ प्रदूषण हुआ। अच्छा, वो ठंडा, यूरोप ठंडा देश है। आजकल जैसे तुम दिल्ली में देख रहे हो, बहुत जैसी ठंड बढ़ी प्रदूषण बढ़ने लगा, क्योंकि ठंड के दिनों में धुआं जो होता है नीचे बैठता है। तो वहां पर इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में विशेष रूप से ये देखा गया कि जो वहां पर जो ओक के जो वो थे, पेड़ थे, वो पेड़ों में विस्टन बिटुलेरिया पेपर मॉथ हुआ करते थे, जिनके जो शरीर का रंग जो था वो व्हाइट था। तो व्हाइट कलर के जो इसमें छाल में, व्हाइट कलर के पेड़ की छाल में व्हाइट कलर के विस्टन बिटुलेरिया छुप जाते थे। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वो जो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि जो पेड़ का जो कलर था वो कलर डार्क होने लगा, ब्राउन होने लगा, ब्लैक होने लगा। तो अब ये व्हाइट कलर के जो विस्टन बिटुलेरिया पेपर मॉथ थे, ये मॉथ अलग से दिखने लगे क्योंकि ये व्हाइट थे। तो दूसरी चिड़िया वगैरह जो दूसरे इनके जो भक्षक थे वो उनको खाने लग गए। तो इनमें क्या हुआ कि एक परिवर्तन हुआ जो तुरंत दिखाई दिया। परिवर्तन वो ये था कि अगली पीढ़ियों में दिखाई दिया कि कुछ जो थे उसमें वातावरण के अनुसार, यानी कि जो उनके जो बैकग्राउंड था, व्हाइट बैकग्राउंड था, वो जो डार्क हो गया, ब्राउन और ब्लैक हो गया, उस के अनुसार अपने शरीर के जो कलर था उसको चेंज कर लिया उन्होंने। जब कलर चेंज कर लिया तो वो उनके दुश्मनों से बच गए। तो क्या हुआ, ये परिवर्तन हो गया। अब ये जो कलर था उनके त्वचा का, जो कलर था, मतलब उनकी स्किन का जो कलर था, उनके काइटिन का जो कलर था, वो कलर चेंज हो जाने के कारण वो अपने दुश्मनों से बच गया। दुश्मनों से बचने के कारण जो दुश्मनों से बचे और नए कैरेक्टर जो विकसित हुए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्थायी होते चले गए। ये हमको नेचुरल सिलेक्शन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है। दूसरा एक बढ़िया एग्जाम्पल तुमको बताता हूं मैं कि जो मच्छर है, ठीक है, 1939 में मच्छर, इसका डीडीटी का आविष्कार हुआ। बहुत बड़ा आविष्कार था उस समय, क्योंकि पूरी दुनिया मलेरिया से परेशान थी और मच्छर जो थे सबको, तो डीडीटी के छिड़काव से बहुत तेजी से मच्छर मरे। एक समय ऐसा आया कि मच्छर तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन डीडीटी का असर समाप्त हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि मच्छर जो थे उन्होंने अपने अंदर डीडीटी के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है। वैसे ही
तुमने ये देखा होगा कि जो वो ये होते हैं, मतलब तुमने ये देखा होगा जो बैक्टीरिया होते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम डेवलप करते हैं वो एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन के जो आविष्कार हुआ, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, तो बहुत बड़ी क्रांति थी ये मेडिसिन के क्षेत्र में। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पेनिसिलिन थी वो काम करना कम कर दी, फिर उसका असर खत्म हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते थे वो बैक्टीरिया क्या करते थे, अपने अंदर में उसके प्रति रेजिस्टेंट उत्पन्न कर लेते थे। तुमको एक बहुत एकदम लेटेस्ट बढ़िया एग्जांपल ये बताता हूँ मैं आपको कि अभी जो कोरोना पूरी दुनिया भर में चल रहा है, जानते हो कोरोना की और HIV की जो वो है वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन सकी? उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या होता है कि जो HIV और कोरोना जो है दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ठीक है। ये RNA क्या करता है कि जब किसी होस्ट में जाता है तो मतलब किसी कोशिका में जाता है तो होस्ट सेल में जा करके अपनी कॉपी बनाता है, उस कॉपी से जो नए RNA बनते हैं वो नए RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी कि वो RNA से वो DNA बनाते हैं और वो DNA प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना प्रजनन करते हैं। क्योंकि अच्छा दूसरी चीज जो वायरस है, वायरस में क्या क्या है, एक ऊपर प्रोटीन की कैप्सिड और उसके भीतर DNA RNA उसका जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे कोरोना है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और बहुत छोटा सा RNA है, मुश्किल से उसमें 300-400 न्यूक्लियोटाइड का या 1000 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा का उसका जेनेटिक कंपोजिशन नहीं है। मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन बहुत बड़ा उसका जेनेटिक कंपोजिशन नहीं है। तो जैसे ही आप कोई अच्छा ये लगातार क्या हो रहा है कि जैसे अभी कोरोना की, अभी हालांकि कोरोना तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कई सालों से हम जानते हैं, लेकिन ये वाला जो कोविड-19 है, ये कोविड-19 की पहचान अभी फरवरी से हुई है, ठीक है। दिसंबर में पहली बार उसका केस आया है और फरवरी से उसकी पहचान हुई है। तो ये जो कोविड-19 है ये क्या कर रहा है कि लगातार अपना जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है RNA का, उस कॉम्बिनेशन को लगातार चेंज कर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जिसके कारण से क्या हो रहा है कि वो उसका कोई वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि इस प्रकार से जब नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन से जो ये होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, एडॉप्टेशन होता है। ये एडॉप्टेशन जो होता है, ये एडॉप्टेशन के कारण उसमें नए नए जो एडॉप्टेशन क्या होता है कि अपने जो वातावरण है, वातावरण के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करना, अनुकूलित करना, मैं बता चुका हूँ इसको। तो ये एडॉप्टेशन जो होता है, ये एडॉप्टेशन स्थायी होता है, जर्मिनल सेल में होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल में होता है, तो वो स्थायी हो जाता है। और स्थायी होकर के जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ये ट्रांसफर होता है, तो उस ट्रांसफर के कारण वो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है तो नए लक्षण विकसित होते हैं। ये नए लक्षण जो होते हैं वो वेरिएशन लाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये नए लक्षण वेरिएशन लाते हैं, हेरिडिटी के कारण वेरिएशन आता है। ये वेरिएशन कहाँ से आता है, ये लक्षण कहाँ आते हैं, ये लक्षण जब इसमें गैमिट सेल में आते हैं, और गैमिट सेल में रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी मियोसिस डिवीजन होता है। तो उस समय जो जीन होते हैं वो नए नए लक्षण मिलते हैं, जो जीन होते हैं वो नए लक्षण आपस में नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और वो नए कॉम्बिनेशन से जो नई प्रजाति का विकास होता है, ये कहलाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिएशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो आप कि होमोसेपियंस फॉसिलिस यानी क्रोमैग्नन से होमोसेपियंस सेपियंस का विकसित होना, ठीक है, ये कहलाता है क्या, यहाँ पर देखो डार्विन और लेमार्क का जो डिफरेंस दिखाया गया है कि लेमार्क ने कहा था कि जो छोटे आकार के जो वो जिराफ होते हैं, जैसे जैसे पेड़ों का आकार बढ़ता गया, नीचे पत्तियां खत्म होती गई, इनकी गर्दन बढ़ती चली गई। डार्विन ने क्या कहा कि जो वो होते हैं जिराफ जो थे वो दो प्रकार के थे, छोटे आकार के जिराफ और बड़े आकार के जिराफ। जो छोटे आकार के जिराफ थे वो भूख से मर गए, बड़े आकार के जिराफ जो थे उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसने नेचुरल सिलेक्शन का, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का उसने एग्जांपल बताया। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के कारण यहाँ पर जो वो थे जो फिट नहीं थे वो सरवाइव नहीं कर सके, और जो फिट थे वो उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, ये बताया था डार्विन ने। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से वो जो इस प्रकार से जो वो होता है
इस प्रकार से जो दोनों में जो डिफरेंस बताया, लेकिन वास्तव में ये डिफरेंस नहीं था, ये सिमिलरिटीज थी, वो अगले पीरियड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद डार्विन का क्रिटिसिज्म। तो डार्विन को काफी क्रिटिसाइज किया गया। अभी उतना समय नहीं है क्योंकि समय कम बचा है, मैं अगले पीरियड में आपको इसको बताऊंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिएशन जो होगा, देखो यहाँ पर लूसी को दिखा रहा है, हिडलबर्ग मैन, निएंडरथल, है ना, पिल्डाउन, पेकिंग मैन, फिर निएंडरथल, फिर न्यू गिनी, है ना, फिर उसके क्रोमैग्नन और उसके बाद मॉडर्न मैन। ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा सबसे, लूसी जो है हमारी सबसे नियरेस्ट हमारी एंसेस्टर थी, जो मनुष्य नहीं थी, ध्यान रखना ना। जिसको ये इसका जो वो पाया गया था साउथ अफ्रीका के, नॉर्थ साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे के पास इसका स्केलेटन पाया गया था, इसका फॉसिल पाया गया था। तो इसका बढ़िया एग्जांपल हमको मिलता है, जैसे प्रोकॉन्सुल जो थे, वो ड्रायोपिथेकस जो थे, ड्रायोपिथेकस हमारे सबसे प्रारंभिक एंसेस्टर थे, हमारे सबसे पूर्वज थे। उनसे हमारा जो विकास हुआ, 3 लाइनें उससे निकली। एक लाइन थी मंकी की, दूसरी लाइन थी एप की और तीसरी लाइन थी मैन की। तो जो प्रोकॉन्सिल से बने ड्रायोपिथेकस से जो एक लाइन निकली रामापिथेकस की, ये रामापिथेकस से फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो, ध्यान देना यहाँ पर, होमो इरेक्टस। ऐसे पहले मनुष्य जैसे जीव थे जो सीधा खड़ा होना जानते थे। अब यहाँ देखो कि जो मनुष्य जो थे, जो पहले जब 4 पैर पे चलते थे, 2 पैर उनके फ्री हुए, है ना, दो जो 4 लेग थे वो फ्री होकर के हैंड में मॉडिफाई हो गए। जब हैंड में मॉडिफाई हुए तो क्या हुआ, उनका उनका जो उपयोग बढ़ने लगा। जब हाथ का उपयोग करना सीखने लगे तो उसके साथ साथ वो क्या करने लगे, हाथ के साथ, हाथ का उपयोग करने के लिए वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने लगे। और ब्रेन का जैसे जैसे इस्तेमाल करते चले गए, उनका जो ब्रेन का था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो वो था, आकार बढ़ता चला गया और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। अब यहाँ तुम देखो, अभी तक के पूरे मनुष्य के विकास के दौरान वर्तमान तक के, यानी प्रोकॉन्सूल से लेकर के ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, है ना, उसके बाद होमो हेबिलिस के बाद होमो इरेक्टस के बाद होमो हेबिलिस, फिर उसके बाद हिडलबर्ग, पेकिंग मैन, है ना, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो हुए। उसके बाद फिर लास्ट में जो जाकर के क्रोमैग्नन और मनुष्य, है ना, होमो सेपियंस। तो इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे क्रोमैग्नन, होमो सेपियंस फॉसिलिस। हम लोग नहीं है, ध्यान रखना, हम लोग जितने बुद्धिमान नहीं है जितने होमो सेपियंस फॉसिलिस थे। कारण बता रहा हूं मैं तुमको, कि आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो, आज आप बहुत अच्छी गाड़ी चला